Assalamualaikum students of class FSC 1 and FSC 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो आपका स्केड्यूल है वो आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था और आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है। फर्स्ट 25% सिलेबस जो है वो आपका उसका एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपका सेकंड 25% सिलेबस जो है उसके एग्ज़ाम के हवाले से और उसकी स्कीम के हवाले से आज आपके साथ जो है वो डिस्कशन होगी। इससे पहले कि मैं सेकंड 25% सिलेबस की डिटेल डिस्कस करूँ आपके साथ, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गुजारिशात जो हैं वो सुन लें। आपका जो फर्स्ट 25% सिलेबस था उसके पेपर मार्किंग के हवाले से मैंने कहा था कि जब आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए आप अपने तमाम पेपर अटेम्प्ट कर लें। पेपर मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ और ग्रुप में तमाम स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया हुआ है, FSC 1 के तमाम स्टूडेंट्स को भी, FSC 2 के भी तमाम स्टूडेंट्स को। और इसमें एक मैंने ग्रुप पे भी आपको वक्तन फ़वक्तन ये मैं अलर्ट देता रहा हूँ, कहता रहा हूँ कि आप अपना पेपर रिसीव करने के बाद, अपना पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। आप स्टूडेंट्स सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स हैं FSC 1 एंड FSC 2 के, और आप जानते हैं कि आपके जो आपका फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर, जो आपका नेक्स्ट कैरियर है वो आपका इस इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अपना। अभी हमारे पास एक ही चैनल है, आप जानते हैं सब कुछ बंद है, ऑनलाइन चैनल के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और जितनी एफर्ट, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं उतनी हम कर रहे हैं आपके साथ। अगर आप उसमें अपना फीडबैक नहीं दे रहे, आप अपना रिस्पांस नहीं दे रहे, तो इसके लिए फिर आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि अभी तक मुझे बहुत थोड़े से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने पेपर बर वक्त डिपॉजिट करवाए हैं रिसेप्शन पे, जिनको मार्क करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिजल्ट शेयर कर दिया और वो चाहें तो रिसेप्शन से भी आकर अपने पेपर दोबारा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझसे कांटेक्ट कर लें कि आया उनके पेपर चेक हो गए हैं या नहीं हुए। ताहम अभी आपको दोबारा ये मैं बता दूं, एक दफ़ा दोबारा आपको इस चैनल पे मैं वेबसाइट के थ्रू आपको एक दफ़ा दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप अपने फर्स्ट 25% के तमाम पेपर आप जल्द अज जल्द रिसेप्शन पे जमा करवाएं ताकि वो मार्क हो सके, आपकी एवेलुएशन आपके सामने आ सके और उस बेस पे आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे प्रिपेयर हो सकें। और दूसरी बात यह है कि आपका सेकंड 25% सिलेबस की डेट शीट भी आज आपसे शेयर करूंगा, ग्रुप में भी मैंने फॉरवर्ड कर दी थी। सेकंड 25% आपका जो एग्ज़ाम है, सेकंड 25% सिलेबस का जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 मई से स्टार्ट होगा और 6 मई तक रहेगा। और नेक्स्ट ये था कि हमने अपने पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो थर्ड 25% सिलेबस और फोर्थ 25% सिलेबस है, मैंने इसके लिए ये डिसाइड किया कि इनका एग्ज़ाम आपका इकट्ठा ही एक ही लिया जाएगा जो कि एट द एंड ऑफ मई होगा। उसमें मैं डेट शीट उसकी स्केड्यूल करके, क्योंकि मई के एंड पे आपके पास ईद उल फितर भी आ रही है, रमज़ान भी है, तो उसको मैं डिसाइड करके वो फिर आपसे नेक्स्ट जो मेरा आपका लेक्चर या नेक्स्ट मेरी जो आपके सामने वीडियो आएगी उसमें आपका वो थर्ड एंड 4% सिलेबस की जो है वो डिटेल होगी। तो उसमें यह है कि आपको क्योंकि फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम भी अभी तक तो कोई डेट शीट सामने नहीं आई, मई के आखिरी हफ्ते में फेडरल बोर्ड अपनी डेट शीट भी अपडेट करेगा कि आपके जून के पहले वीक में चांसेस हैं कि जून के पहले वीक से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि मैंने आपको आपकी स्कीम जो है ये फर्स्ट डे आपकी बहुत पहले जो है ये आपके साथ शेयर कर दी थी, जिसमें आपके तमाम जो आपके हिस्से हैं उनका सिलेबस आपको दे दिया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पे बैठे रहें, अगर आपको कोई चीज़ प्रिपेयर है तो आप अपना हिस्सा जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं और उसकी तैयारी करें। और इसके साथ ये कि आप को अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है, वैसे तो आपने बड़ी डिटेल से ये अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ था, कॉलेज में भी कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप ज़रूर पूछें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मैंने यहाँ पर मैं FSC 1 से खुसूसन मुखातिब हूँ कि आपके ग्रुप में लास्ट टाइम भी और इस बार भी मैंने आपके न्यूमेरिकल्स, फिज़िक्स से रेलिवेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो शेयर किए हैं। बड़े आसान तरीके से वो न्यूमेरिकल सॉल्व हैं वहाँ पे,
और बड़े आसानी के साथ आपको समझ आ जाएंगे, बहुत ही आसान अंदाज से वो न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको फिर भी इशू हो, आप मुझसे रब्ता करें, इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं, टॉपिक के हवाले से पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के हवाले से पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल, मैं हर टाइम आपके लिए जो है वहाँ पर मौजूद हूँगा। और ग्रुप में मैं हैरान हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। इसका मतलब है कि मैं शक में हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आया काम कर भी रहे हैं या नहीं काम कर रहे, क्योंकि वो कोई फीडबैक नहीं देते। और ये बार बार ये बात कर चुका हूँ, बार बार ये आपसे कह चुका हूँ, फिर भी आप देख लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और आप उस स्कीम को फॉलो नहीं कर रहे तो इसमें पूरा का पूरा नुकसान आपका है। और लास्ट बात ये कि मैं उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने अप्रैल में अपनी फ़ीस बर वक्त जमा करवाई। और आपको पता है 10 तारीख लास्ट होती है, मई में भी आपने इसी तरह करना है कि अपनी तमाम स्टूडेंट्स अपनी फ़ीसें जो हैं वो बर वक्त जमा करवाएँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कहना पड़ता है, कह कर जो है वो ये कहना पड़ता है कि भाई अपनी फ़ीस जमा करवाएं, तो कोशिश करें कि अपनी फ़ीसें भी आप बर वक्त जमा करा करें। चलें आए हम डिस्कस करते हैं आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़। फर्स्ट ईयर क्लास की जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें हमारे पास जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो, इंग्लिश, उर्दू, उन तमाम की स्कीम ऑफ स्टडी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जो सेकंड 25% में इंक्लूडेड है। और इसके बाद फिर मैं सेकंड ईयर की डिटेल स्कीम ऑफ स्टडी आपके साथ डिस्कस करूँगा और डेट शीट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आए चलते हैं हम अपनी सेकंड 25% सिलेबस के स्कीम को डिस्कस करते हैं। सेकंड ईयर क्लास जो आपकी सेकंड 25% प्री बोर्ड एग्ज़ाम की स्कीम है वो डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपसे आपके तमाम सब्जेक्ट्स जो है फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़, ये डिटेल से डिस्कस करूँगा कि आपका सेकंड 25% का सिलेबस क्या है। बेसिकली आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार उसको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर आपने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या पढ़ा। फ़िज़िक्स में आपके जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उसमें पहले तो चैप्टर नंबर 13 है जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म एक बड़ा अहम टॉपिक है। और आप जानते हैं कि इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म कहते हैं। और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज़्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को डिस्कस करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में यूनिफॉर्म फील्ड है। और इसी तरीके से आपके पास उससे रिलेवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिस्कस किया। एम्पेयर्स लॉ आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। और उसके बाद मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आप पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल से। और इसी चैप्टर में आपके पास टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप जो है उसके ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कॉइल रोटेट करती है। और इसी तरह से जो गल्वेनोमीटर है वो भी आपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। और गल्वेनोमीटर के अंदर के बाद आपने कन्वर्जन ऑफ गल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर, गल्वेनोमीटर से एम मीटर को कैसे हम बनाते हैं, गल्वेनोमीटर क्या होता है, मतलब ये क्या करंट मेजर करने की डिवाइस होती है, और एम मीटर क्या है। तो ये एम मीटर क्या है और गल्वेनोमीटर क्या है, ये आपने इस चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। कैसे मेजर करते हैं ये किसी भी सर्किट के अंदर मौजूद करंट को, रेजिस्टेंस को या वोल्टेज को। इसी बेस पे वोल्ट मीटर भी है, कन्वर्जन ऑफ गल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। और एवोमीटर जिसको मल्टीमीटर कहते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पास तीनों करंट भी मेजर कर सकती है डिवाइस, और किसी सर्किट के अंदर मौजूद वोल्टेज की वैल्यू को भी और रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकती है। चैप्टर नंबर 13 आपका है, ये नेक्स्ट आपका चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13, 17 और चैप्टर नंबर 18 आपके इंक्लूड है। इसमें आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिकली आपके पास। और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास
वो ब्रांच है आपकी बेस फिज़िक्स की जिसमें आप वो तमाम कंपोनेंट्स जो आपके पास एक आपके पास ये बड़ा अहम समझना आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप उन तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं जो सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट को आपने पढ़ा, और उसके बाद आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, इंट्रिंसिक कैरियर जिसमें आपने डोपिंग को आपने डिस्कस किया, एन टाइप सब्सटेंस को और पी टाइप सब्सटेंस को कैसे बनते हैं, और पी एन जंक्शन बड़ा अहम टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और पी एन जंक्शन की करैक्टरिस्टिक्स, और इसी तरीके से आपके पास पी एन जंक्शन जो डायोड है उसको आपने डिस्कस किया, उसका एक करैक्टरिस्टिक्स कर्व डिस्कस किया। रेक्टिफिकेशन क्या है, बेसिकली आपके पास रेक्टिफिकेशन है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी के अंदर जब कन्वर्ट किया जाता है तो उस फिनोमेना को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन आपने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर। और फिर आपका जो इस चैप्टर के अंदर बड़ा अहम टॉपिक है दैट इज़ ट्रांजिस्टर। जो बेस आपकी है ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, बेसिकली ये आपके पी एन जंक्शन से ही आपके पास ऐसी मटेरियल होते हैं जो मिलकर ट्रांजिस्टर बनाते हैं। और ट्रांजिस्टर में आपके ट्रांजिस्टर के मुख्तलिफ उसके जो बिहेवियर्स हैं, वो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर को जो है वो एम्पलीफायर के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्विच के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपका इस चैप्टर के अंदर आपने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस पढ़ी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, और उसके जो यूजेस हैं वो आपने चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 18 आपका जो है वो डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें आपने रेफरेंस फ्रेम को सबसे पहले डिस्कस किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आपने डिस्कस किया। रेफरेंस फ्रेम में आपके पास इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसी तरह से कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें से रिलेटिव मोशन, टाइम डिलेशन आता है आपके पास, लेंथ कंट्रैक्शन आता है आपके पास, मास वेरिएशन है, ठीक है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये बड़ा अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें आपके पास प्लैंक अजम्पशन भी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपने इस चैप्टर में जो है वो फोटान को डिटेल से डिस्कस किया, सोलर सेल को और फोटो सेल को डिस्कस किया था। कॉम्पटन्स इफेक्ट आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, पेयर प्रोडक्शन डिस्कस किया आपने, और पेयर एनहाइलेशन को आप इन एनिहाइलेशन को आपने डिस्कस किया, एनिहाइलेशन ऑफ मैटर। ये था आपका फिज़िक्स। नेक्स्ट जो आपका इस चैप्टर के अंदर आपने चीज़ें डिस्कस की उसमें आपके पास वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। फिज़िक्स के बाद अगर हम मैथ की बात करें तो आपके दो चैप्टर शामिल किए गए। चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ इंटीग्रेशन, और चैप्टर नंबर 7 आपका शामिल है। इंटीग्रेशन में आप सबसे पहले तो डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल्स आपने डिस्कस किए जब आप 3.1 एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और उसी एक्सरसाइज में आपने डी वाई और डेल वाई का डिफरेंस भी देखा। सिंपल जो एप्लीकेशन है डिफरेंशियल्स की वो आपने डिस्कस की जो एक्सरसाइज 3.1 में है। इंटीग्रेशन एंड एंटी डेरिवेटिव, जो इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव है, बेसिकली इंटीग्रेशन जो रिवर्स है डेरिवेशन का, वो आपने देखा जब आपने उसके फार्मूले डिस्कस किए। और 3.2 में आपने इंटीग्रेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से की, और यूजफुल कुछ सब्स्टिट्यूशन भी आपने की। इसी तरह से जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो आपकी इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन है। जो आपका 3.5 है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। 3.6 जो है वो आपकी बेसिकली थ्योरम इंटीग्रल्स के, और जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन है वो 3.7 में आप डिस्कस करते हैं। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के जो सॉल्यूशन है, जो उसकी इनिशियल कंडीशन है, वो 3.8 में आप डिस्कस करते हैं। चैप्टर 7 जो है वेक्टर्स है, बेसिकली इसमें आपने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया, बाय स्केलर वैल्यू, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर इन प्लेन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इसी तरह से अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन प्लेन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर, रेशियो फार्मूला आपने डिस्कस किया, वेक्टर ज्योमेट्री डिस्कस की। 7.1
एक्सरसाइज इसी पे बेस है जो ऊपर सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए। और इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, कंसेप्ट ऑफ वेक्टर इन स्पेस, ये भी आपका इस चैप्टर में है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस जो एक्सरसाइज 7.2 इन पे बेस कर रही है। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एनालिटिकल एक्सप्रेशन डॉट प्रोडक्ट आपके पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर, ये आप सारा एक्सरसाइज 7.3 में आपने इसको सॉल्व करना सीखा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसी तरीके से डेरिवेशन ऑफ यूजफुल रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स, पैरेलल वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारा आपने एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ा था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर, एनालिटिकल एक्सप्रेशन और ऑफ यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, ये आपने एक्सरसाइज 7.5 में डिस्कस किया था। मैथ के बाद अब बायोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें आपके जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 17 आपका सेकंड 25% सिलेबस में शामिल है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर में आपने नर्वस सिस्टम ऑफ मैन उसको डिस्कस किया बड़े डिटेल के साथ, जिसमें आपको पता है सबसे अहम रोल जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर वो न्यूरॉन का है। तो न्यूरॉन्स को, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स को डिस्कस किया, नर्व इम्पल्स को आपने डिस्कस किया। और इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें किस किस का इफ़ेक्ट आता है। हीरोइन के इफ़ेक्ट को हमने डिस्कस किया, नाइकोटाइन, कैफीन, अल्कोहल वगैरह को हमने डिस्कस किया, ग्लू को, नेल पॉलिश रिमूवर को, और जो डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम के वो भी हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए। और इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 18 है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें आपने हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनको डिस्कस किया। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन उसको डिस्कस किया था। और इसी तरीके से जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो आपने डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर। जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम था मैन का, उसमें आपने ग्लैंड्स विद लोकेशन, सेक्रेशंस एंड इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की। थायराइड, पैराथायराइड, पेंक्रियाज, गोनेड्स वगैरह वगैरह। चैप्टर नंबर 19 में आपका जो ये है बिहेवियर, द नेचर ऑफ बिहेवियर, इनेट बिहेवियर, लर्निंग, सोशल बिहेवियर, ये मेजर टॉपिक्स हैं आपके जो आपने पढ़े थे। ये था बायोलॉजी का सिलेबस। केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, जिसमें से एक इनऑर्गेनिक है और बाकी 2 आपके ऑर्गेनिक के इंक्लूड किए गए। इनऑर्गेनिक में चैप्टर नंबर 14 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनके जनरल फीचर्स को आपने डिस्कस किया था, जिसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर उनका, एलॉय फॉर्मेशन है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके पास कम्प्लेक्स साइन है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, शेप्स ऑफ कम्प्लेक्स साइंस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6, और कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। और इसी तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपने वेंडियम को, क्रोमियम को, कुछ आपने इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर डिटेल से। और इसी तरह से आपने मैंगनीज़ को डिस्कस किया, आयरन को डिस्कस किया, कॉपर को, इनको बड़ी डिटेल से आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 17 है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। इसमें सबसे पहले तो आपने इसकी नॉमेनक्लेचर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, फिर उनके स्ट्रक्चर को, और जो प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड्स की वो कैसे है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद अदर हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट्स के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड और अमाइंस वगैरह प्रिपेयर होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी और न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने डिस्कस किए। इसी तरीके से जो दूसरे अहम कंसेप्ट्स हैं, इसी तरह से आपने इस चैप्टर के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस किया आपने, और सब्स्टिट्यूशंस वर्सेस एलिमिनेशन ये क्या है ये आपने इस चैप्टर के अंदर आपने डिटेल से पढ़ा। चैप्टर नंबर 17 में ही आपने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिस्कस किया, अमाइंस को बड़ी डिटेल से आपने डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर। अमाइन कैसे प्रिपेयर होता है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी नॉमेनक्लेचर, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके रिएक्शंस,
तो ये सारा आपका चैप्टर नंबर 17 के अंदर शामिल था। चैप्टर नंबर 18 आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स है। इस चैप्टर में आपने अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए कि जब ऑर्गेनिक आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमेशा पहले नॉमेनक्लेचर, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की प्रिपरेशन, फिर उसके रिएक्शंस, यही आपके पास जो है ना सीक्वेंस चलता है हमेशा। तो इस चैप्टर में आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल रिएक्शन ऑफ RMGX विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसको आपने डिस्कस किया था। फिनोल्स को आपने डिस्कस किया, उसकी नॉमेनक्लेचर, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रिपरेशन, उसके रिएक्शन, उसकी रिएक्टिविटी वगैरह वगैरह। ईथर्स को आपने डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर, नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रिपरेशन, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी। ये था केमिस्ट्री। और अब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी दो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं सेकंड 25% सिलेबस में। चैप्टर नंबर 3 आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है यूजिंग C++। इसमें आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंडामेंटल इस चैप्टर के अंदर डिटेल से बताई गई हैं, जिसमें आप सबसे पहले उसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आपने डिस्कस किया, जो उसकी कमांड है उसको डिटेल से देखा आपने, और जो अहम आपके सिंटैक्स हैं उनको आपने डिस्कस किया, जिसमें आपके पास सिंटैक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो आपके सिंटैक्स को डिस्कस करने से पहले आपने देखा कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, और टाइप कास्टिंग क्या होती है, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग कैसे होती है, आपके इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन कौन से हैं, आपके एस्केप सीक्वेंसेस क्या क्या हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, उनका क्या पर्पस होता है। इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर आपने C++ के जो ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस किया आपने बड़ी डिटेल के साथ, जिसमें मेजर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर हैं, आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है वगैरह वगैरह। इसी चैप्टर के अंदर आपने एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया, कंपाउंड एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया, और जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर को भी आपने इस चैप्टर के अंदर डिटेल से देखी। चैप्टर नंबर 4 आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें आपने बेसिकली 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, जिसमें इफ़ स्टेटमेंट थी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी, एल्स इफ स्टेटमेंट थी और स्विच स्टेटमेंट थी। ये तो आपका जो था वो इफ़ एल्स के डिसीजन से रेलिवेंट जो आपके पास स्ट्रक्चर थे, और उसी तरीके से इसमें ब्रेक और एग्जिट फंक्शंस का क्या काम होता है। और जो दूसरा टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर वो लूप्स था। इसमें आपने 3 किस्म के लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप डिस्कस किए, और उससे रेलिवेंट प्रोग्राम्स को आपने डिटेल से देखा इस चैप्टर के अंदर। इंग्लिश के अंदर आपका स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 शामिल है, यूनिट नंबर 5 शामिल है और कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, एक्सरसाइज भी है, ग्रामर भी है, इनका सेंट्रल आइडिया, थीम, ये सारा कुछ इंक्लूड है। और रिपोर्ट राइटिंग में आपके पास 3 रिपोर्ट्स हैं। Suppose you are a news reporter in view of flood in Pakistan. The editor has asked you to write a report on flood hit areas of Pakistan. Your report should cover the following points. उसमें नंबर 1 है areas hit by flood in Pakistan, estimated devastation during the floods, role of government, army and other organization in rescue operation. दूसरी रिपोर्ट में आपके पास है सपोज यू आर वर्किंग एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग सुसाइड अटैक्स स्पेशली ऑन रिलीजियस प्लेसेस फॉर द लास्ट few months. Authorities ask you to investigate a recent incident and write a report on it. Your report should cover the following points. Number 1, estimation of loss. Number 2, security measures. Number 3, suggestion as to how such incidents will be avoided. और नंबर 3 जो रिपोर्ट है उसमें सपोज यू वर्क एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, मेक अ सर्वे रिपोर्ट ऑन ड्रग एडिक्शंस. योर रिपोर्ट शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स. नंबर 1, prevalence of drug addiction in the society. Number 2, it is harmful for the youth and nation. Number 3, suggestion to put an end to this evil. इस तरीके से जो ऐसे आपके इंक्लूड किया गया है, जस्टिस डिलेड, इनजस्टिस डिनाइड, और ईवल्स ऑफ वार, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, ये आपका ऐसे इंक्लूड किया गया। कंप्रीहेंशन पैसेजेस में आपके जो है वो 4 to 6 है, पेज 441 से लेकर 442 तक। और उर्दू के अंदर आपका जो हिस्सा नसर है स्टूडेंट्स, उसमें आपका सबक नंबर 5 है,
शोहरत आम और बकाया दुआओं का दरबार से लेकर सबक नंबर 8 कतबा तक है। उसके तमाम मशक़ी सवालात हैं। शायरी में आपके पास इस नज़म में 3 और 4 तशरीह के साथ तमाम मशक़ी सवालात शामिल होंगे। इससे गज़ल में आपके पास जो है वो 3 और 4 तशरीह के साथ तमाम मशक़ी सवालात होंगे। इससे कवायद में आपके पास इमदादी या मावन फ़ेल की तारीफ़, मिसालें, सनत तजनीस, सनत तकरार, गज़ल, नज़म, मज़मून, अफ़साना, ड्रामा, नावल और अफ़साना की तारीफ़ जो है वो आपने तैयार करनी है। पुरानी किताब की आप बीती लिखनी है कि आप बीती लिखें, इसको तैयार करना है। माहौलियाती आलूदगी पर मुफस्सल मज़मून लिखें, ये आपने तैयार करना है। और जो आपका पाक स्टडीज़ है, इसमें आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 है, ज्योग्राफी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, स्टेप्स टूवर्ड्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड गुड गवर्नेंस। ये आपका पाक स्टडी का सिलेबस है जो नेक्स्ट सेकंड 25% स्कीम के अंदर शामिल है। तो ये मैंने आपके सामने एक दफ़ा सारी स्कीम में आपको रिकॉल करवा दी है, बता दिया है कि इन चैप्टर्स के अंदर या सिलेबस के अंदर क्या क्या शामिल है। अपनी तैयारी करें अच्छे तरीके से, और कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में फ़ीडबैक दें, और कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो आप पूछ सकते। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आपकी जो सेकंड 25% सिलेबस की जो डेट शीट है उसमें आपका पहला पेपर जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का सेम स्कीम है। यकम मई को आपका पहला पेपर फ्राइडे को मैथ बायो का होगा। सेकंड मई सैटरडे को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। मई 3/2/2020 आपका जो है वो संडे को उर्दू का संडे इंक्लूड है आपका, अब घर में ही है। और मैं चाहता हूँ कि आपके पेपर आपकी स्कीम जल्दी जल्दी फॉलो हो। उर्दू का पेपर होगा 4 मई को, मंडे को फिज़िक्स का पेपर होगा। 5 मई को ट्यूसडे को आपका इस्लामियात फर्स्ट ईयर वालों का और सेकंड ईयर वालों का पाक स्टडीज़। और 6 मई को आपका वेडनेसडे को आपका केमिस्ट्री कंप्यूटर का पेपर होगा। ये थी आपकी डेट शीट। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी सेकंड 25% की डेट शीट, जिसमें आपको मैंने बता दिया है कि आपका 1 मई से लेके 6 मई तक जो है वो कौन कौन सा पेपर होगा। और पेपर की टाइमिंग के हवाले से नोट करें कि आपका पेपर उसी तरह से 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपका पेपर जो है वो आप अटेम्प्ट करें अपने इसी टाइमिंग के मुताबिक। पेपर मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करता हूँ और बर वक्त शेयर कर दिया करता हूँ। हाँ, अगर कोई पेपर थोड़ा सा लेट हो तो मैं उसकी टाइमिंग भी बता दिया करता हूँ। तो इसलिए पेपर रिसीव करने के बाद, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ये फीडबैक ज़रूर दें। और मैं आज ये आपको बात बताऊं कि जो स्टूडेंट फीडबैक नहीं देते तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो एब्सेंट है। यहाँ स्टूडेंट्स ये बड़ा अहम पॉइंट नोट कर लें कि जो स्टूडेंट्स फीडबैक नहीं देते मुझे, वो इसका मतलब है अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे। ये ऐसे ही है जैसे क्लास में जब मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ तो कोई स्टूडेंट्स गैर हाजिर है, नहीं आ रहा। पेरेंट्स भी ये बात अगर सुने तो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को यकीनी बनाएं ताकि मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो कि आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आप अपना फीडबैक नहीं दे रहे, आप मुझे रिस्पांस नहीं कर रहे, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आपकी एब्सेंस है, आपकी नेग्लिजेंस है कि आप अपना रिस्पांस नहीं दे रहे। इसका मतलब है आप अपना काम नहीं कर रहे। तो ये थी आपकी डेट शीट, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करें। तो स्टूडेंट्स, ये था आपकी आज की सेकंड 25% की स्कीम ऑफ स्टडी और सेकंड 25% सिलेबस की प्री बोर्ड की डेट शीट। और दिल लगाकर मेहनत करें, तैयारी करें अपने आप को। आप घर में हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि ये जो डिले है इसको यूटिलाइज़ करें। इस डिले से अपनी पढ़ाई के अंदर गैप मत लाएं। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज योर फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।